हेलो भाई, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज फिर आपके सामने लेकर हाजिर हैं कॉमन एरर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है इंग्लिश ग्रामर का, और इसको आज फिर हम करेंगे। पिछले क्लास में हमने 36 तक किया था, किसी कारणवश ये 5 क्वेश्चन नहीं कर पाए 41 तक, तो माफ़ी चाहता हूँ। आज हम 37 से लेके 46 तक करेंगे, 47 तक, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन हम लोग का 10 क्वेश्चन का सीरीज रहता है, और इसी 10 क्वेश्चन को बढ़िया से पोस्टमार्टम करके हम बताते हैं और कोशिश करते हैं आप समझ जाइए इसको, ठीक है ना। तो आपके सामने मेरे भाई 37 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आप एरर फाइंड आउट कीजिए, क्या है इसका एरर, और नहीं तो फिर मैं बताऊंगा ही। देखिए, एक एक वर्ड से पूछिए। कॉमन एरर जब भी बनाते हैं ना मेरे भाई, एक एक वर्ड से पूछिए, क्या तुम सही जगह लगे हो या नहीं लगे हो। और हर एक चीज़ का रूल है ना, आपको एकदम, ये कोई बड़ी रूल इसमें है नहीं, बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए। जैसे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, वर्ब क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सेंटेंस क्या है, कौन सा टेंस में, पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस। उसके बाद फिर प्रीपोजिशन क्या है, ये सब नॉर्मल चीज़ एकदम आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए, आप पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आई एम सॉरी। ये बोल रहा है आई एम सॉरी टू हैव। देखिए, पहले आई आया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा, एम सिंगुलर है, सही है। आई एम सॉरी, सॉरी भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सही है। उसके बाद टू बोल रहा है, ये भी ठीक है, मानकर चलते हैं। आगे जो है टू के बाद V1 हमेशा बोलें कि आएगा। जब भी टू के बाद यदि मेन वर्ब आएगा तो वो V1 फॉर्म में आएगा। 90% की 99% ये पॉसिबिलिटी है कि टू के बाद V1 आता है। लेकिन टू के बाद V1 कहाँ नहीं आएगा, जेरंड कहाँ आएगा, वो भी बताऊंगा। लेकिन याद रखिए फिलहाल कि ज़्यादातर केस में टू के बाद V1 आता है। तो टू के बाद V1 है, हैव जो है V1 है, ठीक है ना। अब है भी ये आया, इसके बाद भी कोई जब यदि वर्ब आता है, पता है ये V3 फॉर्म में आता है, तो है के बाद डिस्टर्ब है, V3 है, कोई बात नहीं, यहाँ तक चलेगा, ठीक है ना, V3 है। उसके बाद डिस्टर्ब्ड यू, उसके बाद यू किसी से ऑब्जेक्ट को बताया है। उसके बाद बोल रहा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिख रहा मेरे भाई, सब अपने जगह पर सही है। अब पार्ट ए एरर हमको नहीं मिल रहा पार्ट ए में। अब बोल रहा है कि आई होप, यहाँ प्रेजेंट टेंस है, आगे भी देखिए प्रेजेंट टेंस, आई होप, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना। उसके बाद जो है आई होप यू विल, यहाँ फ्यूचर टेंस में यू के साथ विल, कोई बात नहीं, सही है। यू विल नोट, निगेटिव सेंटेंस बना दिया, नोट माइंड, माइंड V1 है यहाँ, ठीक है। नोट के बाद V1 आएगा। ऐसे भी बिल के बाद जो है ना, माफ़ कीजिएगा, नोट के बाद नहीं, बिल के बाद जो है V1 आएगा तो V1 है, ठीक। उसके बाद माइंड मी कमिंग है। उसके बाद टू यू, यहाँ टू यू, ये भी सही है। अब देखो मेरे भाई, मी कमिंग, ये चीज़ को पहचानो। कमिंग क्या है मेरे भाई, ये जेरंड है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जेरंड है ना। और याद रखना, जेरंड के बाद जो केस आएगा ना, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना, हमेशा पॉसेसिव केस में होगा, ठीक है ना। जब पॉसेसिव केस इसका मी का क्या होगा मेरे भाई, पॉसेसिव केस इसका माई होगा, ठीक है ना, ये मी नहीं होगा, याद रखना, यहाँ पर माई होगा, ठीक है ना। जब भी जेरंड के बाद मेरे भाई कोई जो केस आएगा ना, तो वो हमेशा पॉसेसिव केस में रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में कभी भी रहे। तो कुछ और खोजना, पहले इसको टिक करना, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा माई कमिंग, ठीक है ना, ये ऐसा होता है। अब देखिए, पोसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना, याद रखिए। कमिंग ऐसे जेरंड जो होता है ना मेरे भाई, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जेरंड जो होता है क्या है, वर्ब में ING लगाया हुआ, उसको जेरंड हम बोलते हैं, ठीक है ना। और जेरंड जो हमेशा होता है मेरे भाई, वो नाउन का काम करता है, ठीक है ना। तो नाउन के पहले हम क्या फॉर्म रखते हैं, एडजेक्टिव फॉर्म रखते हैं। तो ये एडजेक्टिव यहाँ क्या, मी एडजेक्टिव है मेरे भाई, मी ऑब्जेक्टिव केस है, एडजेक्टिव नहीं है। पोसेसिव ये जो प्रोनाउन होता है ना,
पोसेसिव, तो ये एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे माई बुक लिख सकते हैं, माई पेन लिख सकते हैं, हिज शर्ट लिख सकते हैं, देयर हाउस लिख सकते हैं। ये क्या हुआ, ये सब नाउन के पहले आ रहा, तो पोसेसिव एडजेक्टिव है और नाउन के पहले एडजेक्टिव का पता है, ये चलता है रूल। तो यहाँ जेरंड जो है नाउन का काम कर रहा है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव है माई, ठीक है ना, माई कमिंग होता है एक। नहीं तो ये भी याद रख सकते हैं कि जेरंड के पहले हमेशा पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन। मेरे भाई 10 क्वेश्चन ही करो, बढ़िया से करो, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन, एक एक वर्ड को एक्सप्लेनेशन करके देखो। बोल रहा है द कैप्टन, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। द कैप्टन डिक्लेयर्ड, ये पास्ट टेंस में चला गया। अब आगे भी टेंस बोलेगा, जो भी बोलेगा वो पास्ट की घटना का जिक्र करेगा। द कैप्टन डिक्लेयर्ड दैट, ये दैट जो है वो एक कंजंक्शन है, ठीक है ना, सेंटेंस को जोड़ेगा आगे। फिर बोल रहा है हिज शिप, हिज किसके लिए आया मेरे भाई, ये हिज प्रोनाउन जो आया कैप्टन के लिए आया, ठीक है ना। द कैप्टन डिक्लेयर्ड दैट हिज शिप हैड कैरीड, पास्ट टेंस इधर आया, यहाँ भी पास्ट टेंस हैड कैरीड हुआ। हैड के बाद V3 आता है मेरे भाई, V3 है, ठीक है ना, कैरीड, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद नो लेस देन, आगे देखते हैं नो लेस देन। ये लेस जो है मेरे भाई ये कंपैरेटिव है, ठीक है ना, कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है ना। अब बताएंगे नो लेस देन 300 पैसेंजर्स, ये पैसेंजर्स देखिए नो लेस देन, ये कंपैरेटिव डिग्री है। उसके बाद देन आता है तो देन यहाँ भी सही है। उसके बाद 300 पैसेंजर्स, यहाँ पुरलर होगा 300 की वजह से, तो पैसेंजर ये भी सही है। लेकिन अब देखो मेरे भाई ये पैसेंजर्स जो है या काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन, बोलिएगा काउंटेबल नाउन है मेरे भाई। काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे लेस कैसे लगेगा मेरे भाई। देखो एक होता है, मैं बता देता हूँ, एक होता है लिटिल होता है, ठीक है ना, लिटिल। एक होता है फ्यू होता है मेरे भाई, इसी का भाई जो है ना फ्यू है, ठीक है ना। इसका कंपैरेटिव जो होता है लेस होता है, नहीं तो लेसर भी होता है, ठीक है ना, लेसर होता है। और सुपरलेटिव डिग्री जो होता है लिस्ट होता है, LEAST लिस्ट, ठीक है ना। और फ्यू जो है ना, ये इसका तो फ्यूअर होता है। अब देखिए क्या होता है, ये जो लिटिल और फ्यू जो है ना मेरे भाई दोनों भाई है, ठीक है ना। और लिटिल जो जब भी आएगा मेरे भाई अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा, ठीक है ना। अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिख देता हूं मैं, ये जब भी आएगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा, ठीक है ना, अनकाउंटेबल। और ये फ्यू जो है मेरे भाई हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, ठीक है ना, काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, ठीक ना, इतना आएगा, ठीक। तो ये याद रख लेना भाई, मेरे लिख लेना कि लिटिल जो है ना अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है और फ्यू जो है काउंटेबल नाउन के साथ आता है, ठीक है ना। और एक बात याद रखना, फ्यू का कोई भी भाई बच्चा है ना, फ्यू का जितना बच्चा है फ्यू का है, फ्यू ए फ्यू है, ए फ्यू है, द फ्यू है, फ्यूअर है मेरे भाई, ये सब क्या बोले काउंटेबल नाउन के साथ आएगा। और ये इसका जितना भी बच्चा है फ्यूर है, ए फ्यूर है, द फ्यूअर है, इसके बाद हमेशा पुरलर नाउन का यूज होगा, ठीक है ना। काउंटेबल नाउन तो आएगा ही, लेकिन वो काउंटेबल नाउन पुरलर फॉर्म में आएगा, एस या ईएस के फॉर्म में आएगा, ठीक है ना, याद रखना। और लिटिल जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है मेरे भाई, तो इसके साथ आप पुरलर कैसे बना सकते हैं, कभी भी पुरलर नहीं होगा। और अनकाउंटेबल नाउन के पुरलर कैसे कर सकते हो, मिल्क का मिल्क तो कर नहीं सकते हो। तो लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा, वो तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में होता ही है, उसको पुरलर करने की जरूरत नहीं, ठीक ना, ये याद रखना। तो मेरे भाई लेस यहाँ पे क्या है, लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री है। और लिटिल ये लेस जो है ना, लेस लिटिल का ही है, तो लिटिल हमको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, ना कि काउंटेबल नाउन के लिए। तो यहाँ पैसेंजर्स क्या है मेरे भाई, काउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेस को हम बदल सकते हैं, लेस को किस में बदल सकते हैं मेरे भाई, फ्यू में नहीं बदलेंगे बल्कि फ्यूअर में बदलेंगे मेरे भाई, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री यहाँ देन भी लगा हुआ है, इसको भी सेटिस्फाई करना। तो यहाँ पे लेस नहीं होगा मेरे भाई, फ्यूअर हो जाएगा, ठीक है ना, FEWER। अब फ्यूअर हो जाएगा, फ्यूअर कंपैरेटिव डिग्री हुआ, इसके बाद देन लगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या बताया, फ्यू का कोई भी बच्चा आएगा ना, ए फ्यू, द फ्यू, फ्यूअर, इसके बाद हमेशा पुरलर नाउन होगा। देखो मेरे भाई फ्यूअर के बाद पुरलर नाउन आया, पैसेंजर्स आया है कि नहीं। तो
ये फ्यूअर के बाद पुलर नाउन आएगा, ये याद रखिएगा, और लिटिल और फ्यू दोनों का लिख लीजिएगा नोट बना के, ठीक है ना, जो मैंने बताया। अब मेरे भाई देखो 39 नंबर समझ में आया। अब देखो पार्ट बी जो है एरर हो जाएगा। अब सी देख लेते हैं मेरे भाई, यहाँ सी पार्ट था एरर, अब इसका पार्ट सी देख लेते हैं। ऑन द लास्ट वोएज, ऑन द लास्ट वोएज, लास्ट वोएज मतलब बोल रहा है आखिरी जो समुद्री यात्रा। वोएज मतलब मेरे भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब समुद्र, वोएज मतलब समुद्री यात्री होता है, ठीक है ना, समुद्री यात्री, ठीक है ना, समुद्री यात्रा, समुद्री यात्री वही होता है। तो ये देखिए अब 39 नंबर क्वेश्चन ये समझ आया होगा, उम्मीद करते हैं। और देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, आई केम। अब देखिए एक एक वर्ड से पूछिए क्या सही लगे हो। आई, ठीक है, आई केम, ये पास्ट टेंस है मेरे भाई, पास्ट टेंस है, आगे भी होगा पास्ट टेंस की बात। उसके बाद इन वेरी लेट लास्ट नाइट। अब देखो इन वेरी लेट, ठीक है, यहाँ दिख रहा कोई एरर नहीं। लास्ट नाइट मेरे भाई, लास्ट वर्ड किसी भी, लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट सैटरडे, ये जब भी लास्ट वर्ड रहे ना तो ये पास्ट टेंस का बात बताता है, पास्ट की घटना का जिक्र करता है, ठीक है ना। तो यहाँ लास्ट नाइट है, ठीक है, क्या में पास्ट टेंस आया, कोई बात नहीं, चलेगा, लास्ट नाइट। उसके बाद बोल रहा है एंड, एंड जो है कंजंक्शन है, अब अपने साथ अपने बाद एक सेंटेंस को एड जोड़ेगा। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मेरे भाई, अनफॉर्चुनेटली एडवर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एडवर्ब है, ठीक है ना, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि लास्ट में जनरली ly जो लगा रहता है वर्ड के, वो एडवर्ब होता है। उसके बाद एडवर्ब आया, फिर एडवर्ब भी होता है कि एक सेंटेंस को क्वालिफाई करता है, तो इसके बाद सेंटेंस आएगा, एक सब्जेक्ट और वर्ब तो आएगा ही, बोल रहा है। उसके बाद द डॉग सब्जेक्ट है। स्टार्टेड पास्ट टेंस में बोल रहा है, पास्ट लास्ट नाइट की बात करेगा तो स्टार्टेड ही होगा, पास्ट टेंस ये भी सही। स्टार्टेड बार्किंग, भूखना स्टार्ट किया, बार्किंग मतलब भूखना। एंड फिर वो कंजंक्शन आ गया, फिर ये आएगा सेंटेंस आएगा, सब्जेक्ट और वर्ब। उसके बाद दिस वोक अप, दिस वोक अप, वेक अप पुलर है, वोक अप मतलब जग जाना। दिस वोक अप माई वाइफ, यह जो है हमारी वाइफ को जगा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पास्ट टेंस में यहाँ पे आपको कोई एरर नहीं दिख रहा इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस के किसी भी पार्ट में कोई भी एरर नहीं दिख रहा, तो इसमें हम नो एरर फाइंड आउट करेंगे मेरे भाई। ऐसे तरीका होता है कॉमन एरर करने का, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन ही करो, एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करो, ठीक। अब 40 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, 40 नंबर क्वेश्चन वो है, देखिए आपके सामने है, द गाइड सेड, ठीक है ना, द गाइड सेड दैट शी कुड हेल्प अस फाइंडिंग आउट द एंशिएंट मोन्यूमेंट। मेरे भाई इस क्वेश्चन को आप करने का कोशिश कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये एक एक वर्ड से पूछिए क्या तुम सही लगे हो, फिर वही कहानी है, ठीक है ना। आप देखिए करके क्या बोल रहा है, द गाइड। अब मेरे भाई यहाँ पर गाइड है ना, ई लगेगा भाई, ये तो गलत लिख दिया था। द गाइड सेड दैट, ये देखिए द गाइड बोल रहा है पास्ट टेंस में, ठीक है, दैट लगाया, एक कंजंक्शन है तो आगे एक सेंटेंस आएगा। उसके बाद सी कुड पास्ट टेंस में, कैन का कुड पास्ट है, आगे ये इधर पास्ट में कहा गया था, इधर पास्ट। अब ये मेरे भाई मोडाल है, ठीक है ना, मोडाल, ठीक है ना, मोडाल। ये मोडाल के बाद जब भी आएगा ना कोई मेन वर्ब इसके तुरंत बाद, तो वो V1 फॉर्म में आएगा। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब मोडाल है, ठीक है ना। तो इस मोडाल के बाद जो मेन वर्ब आएगा डायरेक्ट वो V फॉर्म में आएगा, तुरंत जैसे ही आएगा। लेकिन यहाँ B यदि रहता तो B के बाद V3 आता, ठीक है ना, क्योंकि B का कोई भी फॉर्म बताएं, बी, बिन, बिंगो, ठीक है ना, इसके बाद V3 आता है। लेकिन और वो पैसिव वॉइस में होता है, कुड भी होता है। तो यहाँ अभी फिलहाल मॉडल है, मॉडल के डायरेक्ट जस्ट बाद मेन वर्ब है, तो ये V1 फॉर्म में होगा, ठीक। अब उसके बाद बोल रहा है अस। अब देखो मेरे भाई हेल्प अस है, यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद फाइंडिंग आउट द एंशिएंट, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, फाइंडिंग आउट एरर, चलिए ठीक है देखते हैं।
उसके बाद आगे बोल रहा पार्ट सी में द एंशिएंट मोनूमेंट, द एंशिएंट मोनूमेंट में कुछ तो दिख ही नहीं रहा एरर। अब मेरे भाई इसमें नो एरर आप कर दीजिएगा, तो लेकिन नहीं, यहाँ नो एरर नहीं करना, यहाँ पर एक रूल्स हैं उसको याद करना पड़ता है मेरे भाई, कुछ कुछ रूल्स हैं उसको पढ़ना ही पड़ता है। यहाँ जो हेल्प ये वर्ब है ना, ये वर्ब हेल्प ऐसा बोलता है ना कि मेरे बाद जब एक ऑब्जेक्ट लोगे ना, तो ऑब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब आएगा ना मेरे भाई, वो जेरंड फॉर्म में नहीं आएगा, वो V1 सिंपल फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। हेल्प एक ऐसा वर्ब है मेरे भाई जो बोलता है जब भी मेरे बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो उसके बाद जो मेन वर्ब आता है ना, वो जेरंड फॉर्म में नहीं आता है बल्कि V1 फॉर्म में आता है, ठीक है ना। V1 फॉर्म में आएगा, फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना, फाइंडिंग के जगह। समझ में आया? उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो याद करना पड़ेगा, ठीक। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 41 है। 41 बोल रहा है जोन्स पेरेंट्स। अब जोन्स अपोस्ट्रोफी लगाया, इसका मतलब जोन्स, जोन का, ठीक है ना, अपोस्ट्रोफी लगा लिया, जोन का हो गया, इसका मतलब जोन का, ठीक। पेरेंट्स, उसके बाद न्यू, न्यू नो का पास्ट टेंस है, ठीक है, न्यू पास्ट टेंस में सेंटेंस बोल रहा है। न्यू दैट, फिर एक कंजंक्शन लगाया, आगे क्लॉज होगा, न्यू दैट। उसके बाद बोल रहा मेरे भाई ही वाज, ही किसके लिए आया मेरे भाई, जोन के लिए आया, ही आया ना, ही वाज। ये प्रोनाउन है, किस नाउन, कोई नाउन के लिए आया होगा और वो नाउन जोन है। ही वाज एडिक्टेड टू, ही वाज एडिक्टेड टू, पैसिव वॉइस में वाज एडिक्टेड टू। गैम्बल, गैम्बल मतलब जुआ खेलना होता है मेरे भाई। एडिक्टेड टू मतलब लत होना, उसके आदी होना। बट दे कुड नॉट, बट लगाया इधर, बट जब भी लगाएगा मेरे भाई याद रखना, ये हमेशा ये विरोधाभास को बताता है, ठीक है ना। एक तरफ पॉजिटिव बोलता है, दूसरी तरफ निगेटिव बोलता है, या एक तरफ निगेटिव बोलता है, दूसरी तरफ पॉजिटिव बोलता है। फिर बट दे कुड नॉट डू एनीथिंग टू रिफॉर्म हिम, बोल रहा है कि वो एडिक्टेड है जुआ खेलने के लिए, लेकिन वो जो है दे कुड नॉट, वे नहीं कर सका एनीथिंग रिफॉर्म, अपने अंदर जो सुधार करने के लिए कुछ नहीं कर सका। ये दे जो है, बट ठीक है आया, कोई बात नहीं। दे किसके लिए आया मेरे भाई, पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स क्या है, ये प्लूरल है, तो यहाँ प्रोनाउन भी इसके लिए प्लूरल आएगा, दे आया। अब बोल रहा कुड, पास्ट टेंस है, ठीक है। कुड के बाद फिर V1 आएगा डायरेक्ट, यदि मेन वर्ब आएगा। नोट, ये तो एडवर्ब है, नोट नेगेटिव बनाने के लिए किया है। और डू है, ठीक है, इसके बाद V1 आएगा, चलो डायरेक्ट वर्ब। एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग, कोई बात नहीं। टू रिफॉर्म, टू के बाद मेरे भाई V1 आएगा, ठीक है ना, V1 आएगा। अब देखो रिफॉर्म हिम, यहाँ भी सही है, हिम आया जोन के लिए। अब देखो मेरे भाई, मैंने क्या बताया था, टू के बाद V1 आता है डायरेक्ट। गैम्बलिंग, गैम्बल मतलब जुआ खेलना। अब मेरे भाई कुछ ऐसा वर्ड है ना, कुछ ऐसा वर्ड नहीं बल्कि फ्रेजेज उसको बोलिए, कि जिसके बाद टू रहने के बाद भी है ना मेन वर्ब यदि आता है तो वो V1 फॉर्म में होकर नहीं बल्कि जेरंड के फॉर्म में होता है। कुछ फ्रेजेज है, मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, यदि आप लिखिएगा तो जगह नहीं है, लिख लीजिएगा। एक एडिक्टेड टू होता है मेरे भाई, एक कस्टम टू होता है, उसके बाद एवर्स टू होता है, फिर यूज टू होता है मेरे भाई, फिर डिवोटेड टू लिख सकते हैं, लुक फॉरवर्ड टू भी लिख सकते हैं, इन एडिशन टू लिख सकते हैं, ओइंग टू भी लिख सकते हैं। इतना ये सब फ्रेजेज हैं जिसके बाद जो है ना मेन वर्ब आएगा तो वो V1 फॉर्म में नहीं बल्कि जेरंड फॉर्म में होगा, GAMBLING, गैम्बलिंग होगा, ठीक है ना, लिख लीजिएगा, जेरंड फॉर्म में होगा, ठीक है ना। ये फ्रेजेज है। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई जितना भी अभी 5 क्वेश्चंस पहले स्लाइड में बताएं वो आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में जो भी 5 क्वेश्चंस बताएंगे वो भी उम्मीद करेंगे आपको मेरा पूरा प्रयास रहेगा उसको बढ़िया समझाएं, ठीक है। तो आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन रहेगा। हेलो भाई, फिर से आपके सामने हाजिर है इसका सेकंड स्लाइड, और इस स्लाइड में भी हम 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में, डीपली में जाकर देखेंगे एक एक वर्ड को। उसके बाद इसमें फाइंड आउट करेंगे कौन सा पार्ट एरर है, ठीक है ना। तो आपके सामने 42 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा हैड आई रियलाइज्ड, हैड आया, इन्वर्जन आया, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद सब्जेक्ट बाद में आया। इन्वर्जन आया, उससे कोई मतलब नहीं, हमको हैड के बाद V3 चाहिए, हैड के बाद V3 है मेरे भाई, सही है। हैड आई रियलाइज्ड यहाँ तक सही है। हाउ डीपली,
हाउ आया है, पूछ रहा सवाल इससे, हाउ डीपली, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यू बेयर, यू के साथ बेयर आता है, बेयर ठीक है। बेयर के बाद कमिटेड है V3 यानी पैसिव वॉइस में, ये भी सही है। बेयर के बाद V3 है ना, तो ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टू कंप्लीटिंग दिस, टू कमिटेड टू कंप्लीटिंग दिस। साथियों अभी पिछले स्लाइड में मैंने क्या बताया था कि टू के बाद, प्रीपोजिशन टू के बाद कोई भी मेन वर्ब आता है तो वो V1 फॉर्म में हमेशा होता है, लेकिन ये केस जो है ना 100% नहीं होता है, ये नियम जो है 100% लागू नहीं होता। 99% रखिए कि वो टू के बाद V1 ही आएगा, लेकिन वो 1% जो आता है ना, वही 1% आपको बताएं कि एडिक्टेड टू के बाद कुछ फ्रेजेज हैं, उसके बाद टू के बाद V1 नहीं बल्कि V4 आता है, यानी जेरंड आता है। जैसे कमिटेड टू है, कमिटेड टू बताए थे ना, कमिटेड टू के बाद आएगा जेरंड, तो यहाँ कंप्लीटिंग आ गया मेरे भाई। एडिक्टेड टू भी बताएं, कस्टम टू, यूज टू बताएं, लुक फॉरवर्ड टू, ये सब के बाद मेन वर्ब आएगा तो वो V4 में होगा, ठीक है ना, जेरंड फॉर्म में ही नहीं। यहाँ तक भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोल रहा है दिस वर्क बाय टूडे, दिस वर्क ठीक है, दिस वर्क बाय टूडे, आज तक, टू बाय यहाँ तक कम सेंस दे रहा, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा आई वुड नॉट इंटरप्ट यू सो ऑफ्टेन। ऑफ्टेन का मतलब क्या बताया था मैंने आप पिछले वीडियो में, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए मेरे भाई, जब भी सेंटेंस में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 आए और दूसरा क्लॉज जो है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 या V3 जो भी आए, ये जब भी तू देखना मेरा, इसको बोलता है मेरे भाई अनफुलफिल्ड कंडीशन, या फिर अनफुलफिल्ड जो होता है ना वो एक्शन बोल सकते हो। तो इसमें क्या होगा मेरे भाई, इसमें क्या होगा, अनफुल विश बोलो, अनफुलफिल्ड विश या कंडीशन जो भी है, इसमें क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 होगा। हेड के बाद तो V3 आएगा ही है ना, और उसके बाद अगला क्लॉज जो होगा मेरे भाई सब्जेक्ट प्लस S1 लिख देते हैं यहाँ S2, फिर वुड होगा, वुड होगा साथियों। उसके बाद फिर B होगा प्लस B होगा प्लस V3 होगा, क्योंकि वुड के बाद हम क्या बताएं आपको, V1 आता है, V1 B है, और ये B के बाद कोई भी मेन वर्ब आएगा वो V3 फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। ये भी ऐसे भी आप निकाल सकते हैं इसको। तो B का कोई भी फॉर्म, B हो, बिन हो, बिंग हो, इन तीनों के फॉर्म के बाद V3 मेन वर्ब आएगा तो वो V3 फॉर्म में होगा। तो ये एक कंडीशनल अनफुलफिल्ड कंडीशनल का एक ये है फॉर्म। दूसरा फॉर्म है मेरे भाई, दूसरा फॉर्म आप इसको क्या कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। जैसे इसको हेड को पहले कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हेड हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट S1 हो जाएगा प्लस V3 ही होगा, फिर वही हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V3, B प्लस V3 हो जाएगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस नहीं, वुड प्लस हैव प्लस V3 होगा, सॉरी भाई, हैव प्लस V3 होगा। यहाँ भी हैव प्लस V3, क्योंकि वुड के बाद हैव आया V1, हैव के बाद हैव हैज या हैड के बाद V3 आता है, ठीक है ना, माफी चाहते हैं। तो ये इसका अनफुलफिल्ड कंडीशनल का ये नियम होता है, ये लिख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे भाई यहाँ हेड है प्लस सब्जेक्ट है प्लस V3 है, तो आगे जो सेंटेंस में आएगा वुड प्लस है प्लस V3 आएगा। वुड यहाँ है, नोट है, कोई दिक्कत, नोट को हटाना नहीं, वुड के बाद वुड, नोट है यहाँ होगा, है पहले नहीं आएगा, नोट क्या है बाद आएगा, वुड नोट है, उसके बाद इंटरप्टेड हो जाएगा, यहाँ हैव के बाद V3 होता है तो इंटरप्टेड हो जाएगा, ठीक ना। ये इसका जो है फॉर्म होता है, ठीक है ना, इसको आप याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, इसमें एरर क्या हो जाएगा, पार्ट C, ठीक है ना। ऑप्टेन का मतलब क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब 43 नंबर क्वेश्चन क्या होगा इसका बताइए, ठीक है ना। 43 नंबर क्वेश्चन बताइए क्या होगा। देखिए बोल रहा है द मैनेजर, द मैनेजर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, आगे क्या है, इंसिस्टेड है, इंसिस्टेड पास्ट टेंस में बोला गया, अब आगे भी पास्ट टेंस की बात होगी। उसके बाद इंसिस्टेड ऑन है, इंसिस्टेड हमेशा याद रखना, इंसिस्टेड के साथ दो कंडीशन फॉलो होता है कि इंसिस्टेड
अपने साथ ओन लेता है, और ओन तब लेगा जब इंसिस्टेड ऑन समथिंग होगा, ठीक है ना। इस ऑन समथिंग किसी पर बोल रहा है ना, किसी के लिए बोल रहा है, तो इंसिस्टेड ऑन लगाएंगे। और इंसिस्टेड ऑन अपने साथ कभी नहीं लेता मेरे भाई, जब इंसिस्टेड और के बाद जो है दैट आएगा ना, तो कभी इस दोनों के बीच जो है ना ओन का प्रयोग नहीं होता, ठीक है ना। इंसिस्टेड ओन नहीं होगा। द मैनेजर इंसिस्टेड किया, उसके बाद दैट हिज एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय को इंसिस्टेड किया, जोर दिया। तो यहाँ इंसिस्टेड ओन अपने एम्प्लॉय पर जोर थोड़े दिया है, ओन समथिंग होना चाहिए। यहाँ समवन है और दैट क्लाउज है, एक माफ कीजिएगा कंजंक्शन है, ठीक है ना। तो इंसिस्टेड और दैट के बीच कभी भी है ना ओन का प्रयोग नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इंसिस्टेड ऑन समथिंग रहता है ना तो हो जाता है इंसिस्टेड, उसके बाद यहाँ समथिंग रहता है, ऑन लगता है, ठीक है ना। उसके बाद हिज एम्प्लॉइज, उसके एम्प्लॉय, शुड पास्ट टेंस में, नोट्स, उसके बाद शुड के बाद मोडाल के बाद बोले ना भी वन आएगा तो भी वन है, कोई बात नहीं। मोडाल कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब होता है, ठीक है ना। उसके बाद लेट फॉर वर्क, लेट फॉर वर्क कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर एरर हो जाएगा, पार्ट ए में हो जाएगा, ठीक है ना, पार्ट ए में एरर, ठीक। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर बोल रहा है द एक्शंस ऑफ, आप देखिए एक एक चीज से पूछिए क्या तुम सही लगो। द है, ठीक है, डेफिनेट। एक्शंस, एक्शन क्या पुलर है, इसके बाद आने वाला वर्ब भी पुलर होगा। ऑफ, ठीक है, प्रीपोजिशन। ऑफ सम स्टेटमेंट्स, उसके बाद सम स्टेट्समैन, ये पुलर है ना, स्टेटमैन का पुलर स्टेट्समैन है, ठीक है ना। स्टेट्समैन का पुलर स्टेट्समैन है। मैन यहाँ था, होगा MEN कर दिया, ठीक। अब यहाँ ये पुलर सब्जेक्ट था ना, तो पुलर वर्ब आना चाहिए, आर है, इसके अनुसार हो गया, ठीक है ना, एस के अनुसार आर, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि बताया ना किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट पता करना है मेरे भाई, उस सेंटेंस के सबसे पहले वाले प्रीपोजिशन को पकड़ो। तो इस सेंटेंस का सबसे पहले प्रीपोजिशन कौन है, ऑफ है। इस ऑफ के पहले वाला जो नाउन होगा या प्रोनाउन है वही सब्जेक्ट होगा किसी भी सेंटेंस का, ठीक है ना। तो यहाँ एक्शन जो कि पुलर है, आगे वर्ब लेगा, पुलर लेगा, ठीक। उसके बाद ठीक है आर लाइक, ठीक है, आर लाइक यहाँ भी ठीक। दोज, ये पुलर फॉर्म में है, दैट का पुलर दोज होता है, दोज। उसके बाद बोल रहा है ग्रेट रिवर्स, ग्रेट रिवर्स कोई दिक्कत नहीं, ये सही है, इसमें कोई एरर दिख नहीं। हुज कोर्स, ठीक है, हुज कोर्स, जिसका कोर्स एवरीवन बिहोल्ड्स, एवरीवन बिहोल्ड्स करता है। उसके बाद बट देयर स्प्रिंग्स, अब देखिए बट देयर स्प्रिंग्स, यहाँ पर स्प्रिंग्स, देयर स्प्रिंग्स है, एस पुलर है, ये है क्या, पुलर नाउन है, तो यहाँ भी पुलर वर्ब लगा, इसके अनुसार हैव। अब हैव के बाद V3 आएगा, ये हैव, हैज, हैड के बाद V3 आएगा, बी का V3 बिन है। उसके बाद ये बिन के बाद V3 आता है, क्योंकि बी के कोई भी पार्ट हो, बी के कोई भी फॉर्म हो, बी, बिन, बिंग, इसके बाद V3 आता है, तो ये भी V3 आता है, ठीक है ना, V3 यहाँ। बाय फ्यू कुछ लोगों के द्वारा। अब देखिए यहाँ बट देयर, ये देयर जो है मेरे भाई, ये देयर क्या अपनी जगह सही है। देयर किसके लिए आया पहले ये बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए देयर किसके लिए। मेरे भाई यहाँ पर बोल रहा हुज कोर्स एवरीवन बिहोल्ड्स, बट हुज स्प्रिंग्स, यहाँ पर देखो स्प्रिंग को बैलेंस करने के लिए ना यहाँ पर हुज लगाना जरूरी है मेरे भाई, हुज नहीं लगाओ तो बैलेंस नहीं होगा। बोल रहा हुज कोर्स एवरीवन ऑफ होल्ड्स बट हुज स्प्रिंग्स हैव बीन सीन बाय फ्यू, लेकिन उसके स्प्रिंग्स जो है ना, हुज स्प्रिंग्स कुछ लोगों के द्वारा देखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ स्प्रिंग को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी हुज लगाना पड़ेगा, कि ना देयर, ना कि देयर, ठीक है ना। तो ये उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा, इसका एरर जो है पार्ट सी हो जाएगा, ठीक। इसमें बैलेंस करना था और कुछ नहीं। अब 45 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई द प्रिंसिपल, ठीक है। एक मेरे भाई एक चीज लिख लेना, ये प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाचार्य होता है। मैं बार बार लिखूंगा ताकि आपको पता याद हो जाए, ठीक है ना। एगो PRINCIPLE, प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत मेरे भाई, ये जानते हो, एरर में बहुत पूछता है, ठीक है ना। PAL वाला प्रधानाचार्य होता है, PLE वाला जो हो जाता है वो सिद्धांत होता है, जिसको डॉक्ट्रिन बोलते हैं, डोगमा बोलते हैं, टेनेट बोलते हैं। उसके बाद बोल रहा है आस्क्ड, पास्ट टेंस में है मेरे भाई, पास्ट टेंस में द स्टूडेंट। फिर हुएर, यहाँ पे हुएर वाज ही द प्रीवियस डे। अब देखो बोल रहा है
पास्ट टेंस में आगे प्रीवियस डे है, ठीक है, वो भी पास्ट टेंस में। चलो उसके बाद यहाँ तक तो सही है। प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स। अब ये देखिए नरेशन में आप पढ़े होंगे इनडायरेक्ट स्पीच, जब क्वेश्चन कोई पूछता है तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच जो है आस्क में बदलते हैं, तो आस्क द स्टूडेंट। अब वेयर जो है ना, वेयर क्या है, इंट्रोगेटिव, वेयर बाज ही है, ठीक ना। क्या आप इसको इंट्रोगेटिव में बदलते हैं? जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो इसको इंट्रोगेटिव में रहने देते हैं या अफर्मेटिव बना देते हैं? तो ऑब्वियसली अफर्मेटिव बना देते हैं मेरे भाई। हुएर बाज ही थोड़े करते हैं, हुएर ही बाज ने करते हैं, हुएर ही बाज करते हैं। इसको इधर ले आएंगे, इसको यहाँ, हुएर ही वाज होगा, ठीक है ना, ही वाज द प्रीवियस डे, ऐसे ना करते हैं नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। देखिए यहाँ नरेशन आपको पता होता तो ये बन जाता, कोई बड़ी बात नहीं था। अब देखिए ये बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का 46 नंबर। माई ब्रदर है, माई ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है मेरा भाई, सिंगुलर वर्ब लेगा, है वर्ब लिया। अब देखें एंड और उसके बाद फिर इज है, कोई बात नहीं, माई ब्रदर के लिए इज आया मेरे भाई, याद रखना। उसके बाद माई ब्रदर है, उसके बाद इसके बाद स्टील, स्टील मतलब स्टील है। उसके बाद डूइंग मेरा भाई V4 है ना, जेरंड है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, हैज के अनुसार डन आना चाहिए, हैज के अनुसार डन आना चाहिए ना, लेकिन इज के अनुसार भी डूइंग सही है। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब के लिए मेन वर्ब लगाओगे तो इसके लिए तो भी मेन वर्ब चाहिए ना। आप दोनों के लिए यहाँ फंस गया, क्या करोगे, डूइंग लगाओगे, रहने दोगे, या फिर डन लगाओगे। बाकी देख लेते हैं। एक्सेलेंट वर्क कोई दिक्कत नहीं, एरर नहीं है यहाँ। फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हिज किसके लिए आया मेरे भाई, ब्रदर के लिए, जो कि सिंगुलर है, हिज आया, सिंगुलर पोसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, डूइंग करना होगा या फिर डन करना होगा। तो मेरे भाई मैं बता देता हूँ कि जब भी जो है ऐसा आपके साथ ऐसा क्वेश्चन आए ना कि हैज के बाद डन करें और या फिर डूइंग करें, तो ध्यान रखना कि जब भी हैज और वर्ब टू बी होगा ना मेरे भाई, लिख देता हूँ मैं, हैज उसके बाद वर्ब टू बी कहने का मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, ठीक है ना, ये सब है ना। तो इसके बाद जो है ना, इसके अनुसार लगाना, हैज के अनुसार मेन वर्ब लगाना, ठीक है ना। तो हैज के अनुसार मेरे भाई ये डूइंग नहीं होगा, डन हो जाएगा। ये बात याद रखना कि जब भी हैज और वर्ब टू बी के बाद मेन वर्ब आएगा, और उस मेन वर्ब को क्या करना है, किस फॉर्म में रखना है, तो ये डिपेंड करता है मेरे भाई इस हैज पर, ठीक है ना। हैज के अकॉर्डिंग वर्ब टू बी का कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है ना। तो इसके अनुसार लगाना है। ये सब चीज़ें जो है ना याद थोड़ा सा कर लीजिएगा, कुछ है जो याद करना पड़ता है। अब उम्मीद करते हैं साथियों इतना आपको समझ आया होगा। 2 स्लाइड में 10 क्वेश्चन आपसे करवाएं, 10 क्वेश्चन ही पूरे डीपली में करवाएं, और मेरा एफर्ट था कि मैं पूरा बढ़िया से समझा सकूं, जितना मुझे लगा रेलेवेंट कि इस तरीके से मैं दे सकता हूं, और मैंने पूरा प्रयास किया। और आप भी बहुत ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए भाई, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो को जमकर शेयर कीजिए, ताकि कैसे कॉमन एरर को एक वर्ड को पकड़कर हम उसमें फाइंड आउट करते हैं कौन सा पार्ट एरर है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं साथियों ये वीडियो लंबा हो गया, लेकिन बहुत ही हम लोग के लिए बेनिफिट होगा साबित ये, उम्मीद करते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।